हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। पहला जो द नीड का लेक्चर था हमारा एवोल्यूशन का, उसके बाद हम सेकंड लेक्चर की तरफ जो कि कॉमन है सबके लिए वहाँ की तरफ बढ़ रहे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मे बी फ्रॉम वो परभणी या फिर यहाँ के आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स में से है या फिर हमारे जिला परिषद स्कूल में से है, उनको जो एक लिमिटेशन होती है कि वो ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली देख के समझ नहीं पाते। उनके लिए जो हमारा ये लेक्चर सीरीज़ हमने चालू किया है एवोल्यूशन, उसका हम नेक्स्ट पार्ट को जा रहे हैं आज एक्चुअली एक छोटा ही वीडियो है जिसमें 4 से 5 स्लाइड्स है, जिसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि हर कोई किसी स्टूडेंट के, भले वो क्लास 4th का हो या क्लास 10th का, उसके लिए हम वहाँ से ये साइंस सीखना चालू करने वाले हैं जहाँ दुनिया में तब कुछ भी नहीं था। ओके, मतलब जब वो स्टार्ट पॉइंट ऑफ हमारा एंटायर यूनिवर्स होगा तब से हम चालू करने वाले हैं और उससे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के हम हमारे फॉर्मेशन ऑफ सेल, हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, हमारा फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वहाँ तक पहुँचने वाले और फिर आगे कंटिन्यू रहेगा हर क्लास के वाइज। तो आज के पहले लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। वैसे तो फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम अलग अलग जगह आपने शायद पढ़ा होगा, पर जैसे कि मुझे पता है कि बहुत से बुक्स मैंने रेफर किए, उसमें डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में ऐसा क्लियरली दिया नहीं कि क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ इमेजिन करना है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इमेजिन ये करना है कि लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो आपको इमेजिन करना है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। ओके, टोटल ब्लैक, नथिंग वाज देयर ऑलमोस्ट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। सिर्फ एक छोटा सा डॉट था पूरे यूनिवर्स में, तो शायद वो पहले का कोई यूनिवर्स कॉम्प्रेस हो के ब्लैक होल का कोई सेंटर हो गया या फिर कुछ तो भी बन गया, तो इतना सही पार्टिकल था पूरे दुनिया में। तो ऑब्वियसली जो इतना सा वो जो पार्टिकल था 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 1370 करोड़ साल पहले, तो वो जो पॉइंट था वो कंप्रेशन से शायद बना होगा, तो वो उसकी डेंसिटी इनफाइनाइटली हाई थी, उसके अंदर का प्रेशर इनफाइनाइटली हाई था, उसके अंदर का टेम्परेचर इनफाइनाइटली हाई था और ऑब्वियसली इतने कम जगह पे उसको वो सह नहीं कर पाया, इसलिए वो हो गया ब्लास्ट। तो वो जो ब्लास्ट हुआ उसी को हम बोलते हैं बिग बैंग। तो जैसे कि मैंने कहा था कि उस पर्टिकुलर में इन्फाइनेटली हाई एनर्जी, इन्फाइनेटली हाई प्रेशर, इन्फाइनेटली हाई डेंसिटी, इन्फाइनेटली हाई टेम्परेचर था। तो तब जब वो फटा, जब वो बैंग हुआ, तब उसने हर तरफ उसके अंदर की, जब से हमारे घर पे जैसे दिवाली में हम सूतली बॉम्ब फोड़ते हैं ना, और हर तरफ उसका जो एनर्जी होता है वो बिखर जाता है, वैसे इस ब्लास्ट में जो कि बिग बैंग था जिससे पूरा यूनिवर्स बनाया, उससे भी जो निकला वो हर तरफ फैल गया। ठीक है, वो जो ब्लास्ट हुआ है तब, और वो आज भी फैल रहा है। यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग। हमारा जो यूनिवर्स है ना आज भी एक्सपांड हो रहा है। मतलब जैसे कि किसी ब्लास्ट में चीज़ें हर तरफ बिखर जाती है, वैसे इस ब्लास्ट में भी चीज़ें बिखर रही जाएगी। ठीक है, पर वो क्या ब्लास्ट और वो जो बिखरना है अभी तक खत्म हुआ है क्या? नहीं, चीजें अभी भी बिखर रही है। आवर यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग। ये पूरा जो बिग बैंग में जो ब्लास्ट हुआ था वो अभी भी हो रहा है कंटिन्यू, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। सो ये जब एक्सपांशन हुआ, चालू हुआ, जब हर तरफ बिखरना चालू हुआ, तब हम समझें कि हर तरफ उसने अलग अलग गैसेस बनाई, धीरे धीरे अलग जगह गैलेक्सीज बनाई। तो इनमें से जो कि आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये बहुत सी गैलेक्सीज है जो उस प्रोसेस के बाद फॉर्म हुई। और उस प्रोसेस के पहले जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, तो ना मैटर था, ना एनर्जी था, ना स्पेस था, ना टाइम था। ठीक है, टाइम को कैसे डिफाइन करते हो आप? मैं कैसे बोल सकता हूँ कि टाइम नहीं है? इसी टाइम को डिफाइन करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे का टाइम मुझे यहाँ से मेरे किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए लगता है, तो वो हो गया 1 घंटे का टाइम। तो उसके लिए मेरा ये पहले का डेस्टिनेशन भी रेफरेंस पॉइंट था और लास्ट का जो डेस्टिनेशन है वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है। तो इन दोनों डिस्टेंस के बीच में जितना टाइम मुझे बाई साइकिल या फिर बाई दिस बाइक ट्रैवल करने के लिए लगेगा, उसको बोलते हैं हम 1 आवर। पर पहले जब कुछ भी नहीं था तो टाइम भी अवेलेबल, टाइम भी नहीं था दुनिया में। ठीक है, तो जैसे ही ये बिग बैंग हुआ तो 4 चीज़ें एग्जिस्टेंस में आई, हर तरफ मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम।
तो ऑल ऑफ दीज फोर बिकेम इन एग्जिस्टेंस में आए इन इंस्टेंटेनियसली, और एक ही व्हाट वी कैन से एक सेकंड के अंदर पूरा सब फॉर्म हो गया। मैटर भी आ गया, हर तरफ एनर्जी भी चली गई, स्पेस भी आ गया दोनों के बीच का, और टाइम भी आ गया। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखना है कि थे दिस फोर केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग के बाद ये चार एग्जिस्टेंस में आए, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड द टाइम। ओके, सो इनमें से जितने भी बहुत सी गैलेक्सीज है ना, तो उन गैलेक्सीज में ये वाला कहीं छोटा सा पॉइंट होगा जहां पर हमारी गैलेक्सी लोकेटेड है। तो हमारे गैलेक्सी को छोड़ के भी बहुत से लाखों हजारों गैलेक्सीज है, ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड पॉइंट है, यहाँ पर किसी एक छोटे पॉइंट पे हमारी गैलेक्सी है। मान लो ये हमारी गैलेक्सी है, और उस हमारी गैलेक्सी के बाजू में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी वो भी दिख रही है आपको। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे हमारा सिलेबस की तरफ ही बढ़ना है, तो धीरे धीरे हम हमारा जो सिलेबस के पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा अर्थ, सेल, हमारा सोलर सिस्टम। तो उसकी तरफ फोकस किया तो वो इधर कहीं तो भी दिखा तो उधर चले गए। उसको अगर देखा तो हमारे ऐसा हमारी ही गैलेक्सी के बाजू में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो भी दिखी। अब ये जो गैलेक्सी है ना, ये भी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि उसके किसी छोटे कॉर्नर पे, जो कि यहाँ पर भरे मैं आपको दिखाने के लिए बड़ा किया है, पर वहां से बहुत ही छोटा पॉइंट होगा, पिन पॉइंट का कोई एरिया होगा जहां पर हमारी सोलर सिस्टम फॉर्म है। तो मान लो वो पॉइंट यहाँ पर है, इसके सेंटर में कोई तो भी पॉइंट है, तो वहां पर अगर हमने देखा तो शुरुआत में ऐसा हुआ होगा कि ये एरिया होगा जहां पर कोई बहुत ही गर्म चीज के जैसा कुछ भी होगा। जैसे सुतली बम जब फटता है तो हर तरफ जब उसका एनर्जी जाती है, स्पार्कलिंग जाती है, ठीक है, तो वो हर तरफ जब जाता है तो वहां पर जहां पर भी जाता है वहां पर ठंडा भी होता है। ठीक है, तो ये फायर क्रैकर से भी निकलता हुआ वो जो एनर्जी होता है वो भी जब नीचे गिरता है वो भी ठंडा होता है। तो वैसे बिग बैंग से भी जो निकला है हाई एनर्जी पार्टिकल, ये वो भी ठंडा होगा। तो ये ऐसा पार्टिकल था जो बिग बैंग से निकला हुआ जो हाई एनर्जी पार्टिकल था, तो ये भी अभी धीरे धीरे क्या होने वाला है, ठंडा। ठीक है, तो ये पूरा जो मास था ना, ये वो एरिया है जहां पर हमारी सोलर सिस्टम फॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो ये एरिया के सेंटर में फिर हमारा सन फॉर्म होने वाला है। ठीक है, हम कहाँ कहाँ से है, बिग बैंग से हर तरफ गैलेक्सीज का फॉर्मेशन है। तो उस गैलेक्सीज में हम हमारे गैलेक्सी की जगह आ गए, उसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाजू में हमारी नेबरिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी किसी गेट पॉइंट पे हमें आ गए, तो वहां पर हमें दिखा हमारा सन का फॉर्मेशन हो रहा था, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये वो जगह थी। तो ये धीरे धीरे जैसे ये भी, जैसे हमारा यूनिवर्स एक्सपांड भी हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, ठंडा होगा। तो जैसे जैसे ये कूल डाउन होगा ना, ये अर्ली सन था, तो ये जैसे जैसे कूल डाउन होगा इसका सेंटर तो ऐसा ही फॉर्म होगा जो ऐसा सन दिख रहा है, और ये बाजू के उसके जो ऑर्बिट्स है ना, इस ऑर्बिट्स में जो भी घूम रहा था उसके ग्रेविटी की वजह से आजू बाजू में, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। ठंडा होगा तब कंडेंस भी होगा। कंडेंस का मीनिंग क्या होता है, अगर भाप को हमने कंडेंस किया तो लिक्विड बनता है। समझ में आया कुछ? भाप मतलब स्टीम को कंडेंस किया तो उसका वाटर बनता है। ठीक है, कंडेंस करना मतलब उस चीज को हम बोल सकते हैं कि उसकी डेंसिटी बढ़ा के उसको छोटा करना। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब वो ठंडा हो जाएगा तब वो चीजें कंडेंस होगी। कंडेंस होगी तब वो उस ऑर्बिट में जो भी थी शायद वो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, एक दूसरे को, हर एक ऑर्बिट की। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। सेंटर में तो सन है ही, पर इसके सराउंडिंग में जो भी घूम रहा था ना, ये वो धीरे धीरे ठंडा होके उस ऑर्बिट में जो भी था वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कंडेंस होने के बाद। ऐसा अगर उसने अट्रैक्ट करते रहे तो बहुत सालों बाद फाइनली ये स्ट्रक्चर हमें दिखेगा हमारे सोलर सिस्टम का, जहां पर हमारा सन होगा सेंटर में, और उस ऑर्बिट में जितनी भी चीजें थी वो प्लैनेट के फॉर्म में कंडेंस हुई होगी, और वहां पर हमें फॉर्म क्या दिखेंगे, एक एक प्लैनेट। मर्क्यूरी, MEM, J सन, M मतलब मर्क्यूरी, V मतलब वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेशन प्रोबेबली हुआ होगा हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, इस फॉर्मेशन को मैंने जितना चाहा उतना कंसाइज किया है और ट्राई किया है कि वो इजीएस्ट वे में आपको डिलीवर हो जाए। अगर आपको ये समझ में आया है तो ठीक, अगर नहीं आया तो जब भी ये लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन के बाद इसका लाइव लेक्चर्स चालू करेंगे, अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है,
बहुत से जिला परिषद स्कूल का टाइमिंग भी मैच नहीं हो रहा, तो कुछ टाइमिंग देखते हैं। अगर कुछ जो स्कूल्स कांटेक्ट में है उन्होंने अगर बोला कि पर्टिकुलर यही टाइम चाहिए, तो उस टाइम के हिसाब से हम हमारे लाइव स्ट्रीम का टाइम एडजस्ट करेंगे, पर ऑफलाइन में तो हमेशा अवेलेबल रहेगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अभी अगर फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम अगर आपने देखा है, तो ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा कि उस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ कैसे फॉर्म होगी, जो अर्थ जो आज हम देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली शुरुआत की अर्थ बहुत डिफरेंट होगी और आज की अर्थ डिफरेंट है, क्योंकि हमें तो आज तक ऐसा कोई प्लैनेट नहीं मिला जहां पर लाइफ है। तो ऐसी अर्थ जहां पर कोई लाइफ नहीं थी, वहां वैसे अर्थ से आज की अर्थ जहां पर पूरी तरह से लाइफ फ्लरिश हो रही है, ऐसे अर्थ तक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और हमारे ही अर्थ पे क्यों हुआ, ये देखना है। ठीक है, तो शुरुआत की अगर अर्थ देखिए ना, शुरुआत की जो जब सब कुछ बहुत ज्यादा गर्म था, तो अर्थ का भी इनिशियल अगर ये शुरुआत की अर्थ थी बहुत जो ज्यादा गर्म होती है, जैसे कि सन भी अभी गर्म है, धीरे धीरे ठंडा हो गया। सन पहले गर्म था, वैसे अर्थ भी पहले बहुत गर्म थी, अभी धीरे धीरे ठंडी हो रही है। ठीक है, तो सेम चीज यही है, शुरुआत की ये अर्थ है बहुत ही ज्यादा गर्म, तो इसके इनिशियल सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर अगर देखा तो इसके आजू बाजू में क्या था, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन एंड हेलियम, H2 और He। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हेलियम का 2। पर H2 एंड हेलियम, इसमें से मैक्सिमम क्या हो गया, सन की वजह से वो स्पेस में चला गया। सन जैसे ही गर्म हीट उस अर्थ की तरफ भेजता है, तो वो हेलियम को और हाइड्रोजन को अर्थ के आजू बाजू से निकाल देता है। ठीक है, तो अब पहले के उतना हेलियम और हाइड्रोजन अर्थ के आजू बाजू में नहीं है। ठीक है, पर एट द सेम टाइम अर्थ क्या भी हो रही है, ठंडी भी हो रही है। ठीक है, तो अर्थ का सरफेस जैसे ही ठंडा होगा, अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लॉजिक मैंने स्टूडेंट्स को बताया था, जैसे कि आपको भी याद रखना है। मान लो आपका दूध का कप है, जहां पर आप जिसमें आप दूध पीते हो। ठीक है, गर्म दूध अगर आपको दे दिया और उसको अगर थोड़ी देर आपने 5 मिनट वैसे रखा, तो उसके ऊपर क्या फॉर्म हो जाती है, क्रीम की लेयर। ठीक है, तो ये क्यों फॉर्म हुई है क्रीम की लेयर उसके ऊपर, क्योंकि वो वहां पर ठंडी हो गई है सरफेस। ठंडा सरफेस होने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो चुके हैं, इन अ वे सॉलिडिफाई ही हो चुके हैं इन अ वे। तो वैसे ही सॉलिडिफिकेशन यहाँ पर भी होता है। अर्थ के सरफेस जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा, अर्थ का सरफेस क्या होता जाएगा, अगर उसमें सॉलिड चीजें हैं तो जैसे उसका टेम्परेचर ठंडा होगा वो कैसे हो जाएगी, सॉलिडिफाई। तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर धीरे धीरे सॉलिड लेयर फॉर्म होती है, और उस सॉलिड लेयर को जो कि अर्थ के ऊपर फॉर्म होती है उसी को बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, जैसे आप आपके दूध के ऊपर की जो लेयर है उसको मलाई बोलते हो। ठीक है, अगर बहुत ही प्योर दूध होता है तो वो मलाई भी बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, जो इजीली कटती नहीं है, पूरा हाथ से उठा सकते हो आप। ऐसे ही क्रस्ट हमारे अर्थ के ऊपर फॉर्म हो रही है, क्योंकि हमारे अर्थ के क्रस्ट में सिलिका, आयरन ऐसे कंपोनेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग बन रही है। तो अर्थ की क्रस्ट ऊपर ऊपर की जो लेयर है वो फॉर्म हो रही है, ये ऐसी दिख रही है आपकी। ठीक है, पर मान लो वो जो कप है ना जिसके ऊपर अभी मलाई के लेयर फॉर्म हो रहे, उस कप को अगर मैंने ऐसा थोड़ा शेक किया, इधर इधर अगर मूव किया, तो क्या वो लेयर जो मलाई की है वो ब्रेक होगी या नहीं होगी, या फिर उसके अंदर मैंने चम्मच नीचे पहले रखा है दूध के अंदर डूबा हुआ और वो लेयर फॉर्म हो गया। अभी नीचे से अगर मैंने उस चम्मच को भी मूव किया तो भी जो दूध मूव होगा उसकी वजह से वो लेयर मलाई की ब्रेक होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा ही अर्थ के ऊपर हो रहा है। हमारी अर्थ क्या स्टेबल है क्या, ऐसी नहीं। ठीक है, हमारी अर्थ खुद के अराउंड भी घूम रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम वो किसके अराउंड भी घूम रही है, सन के। ठीक है, हमारे पास एक अर्थ का मॉडल है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये मॉडल है हमारा अर्थ का, सोलर सिस्टम का मॉडल है। ठीक है, अभी अगर इसमें आप देखें ना तो ये हो गया हमारा सन, ये एम मतलब मर्क्यूरी, फिर वी मतलब वीनस
और ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है, MVEM। अब इसमें आपको सिर्फ देखना है कि ये जो अर्थ घूम रही है ना, ये एट द सेम टाइम खुद के अराउंड भी घूम रही है। आपको देख रहा होगा यहाँ पर सन भी दिख रहा होगा आपको, सॉरी यहाँ पर आपको मून भी दिख रहा होगा। यहाँ पर ये अर्थ है हमारी, ये मून भी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, मून ये वाला व्हाइट, और अर्थ खुद के अराउंड भी घूम रही है और एट द सेम टाइम इस सन के अराउंड भी घूम रही है, राइट, दिख रही है। तो ये जो मूवमेंट है ना, तो अर्थ कभी भी हमारी एक सिर्फ स्टेबल नहीं है, उसके ऊपर बहुत से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। वो जब खुद के अराउंड भी घूम रही है तब भी उसके अंदर का जो भी सब्सटेंस है वो भी घूम रहा है, वो सन के अराउंड घूम रही है तब भी उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तब अर्थ के अंदर का जो सरफेस है कभी स्टेबल नहीं रह सकता, मतलब सॉरी नॉट सरफेस तो होगा ही अनस्टेबल, पर अर्थ के अंदर का जो भी मटेरियल होगा जिसको हम मैग्मा लावा बोलते हैं, तो वो भी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा अर्थ ऐसा घूम रहा है गोल गोल सन के सराउंडिंग में पूरा, और ये खुद के अराउंड में भी घूम रहा है। तो ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है ना, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर का जो क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट के ऊपर प्रेशर आता जाएगा हमेशा। प्रेशर क्यों आएगा? अगर सिर्फ ऐसा ही होता स्टेबल कुछ नहीं घूमता तो वो ऊपर के क्रस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आता, पर ये घूम रहा है मान लो जोर जोर, ठीक है, जोर जोर से घूम रहा है ऐसा, तब उसके क्रस्ट पे प्रेशर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ सिर्फ घूम नहीं रहा खुद के अराउंड, ये किसी और मतलब जैसे कि सन के अराउंड भी घूम रहा है, तो तब भी इसके अंदर के जो भी जो लावा है, मैग्मा है, अंदर का जो भी कोर के सराउंडिंग का एरिया है, मेंटल है, उस सब पे क्या आएगा? प्रेशर आएगा, कोई ना कोई फोर्स एक्ट करेगा, और उसके वजह से भी ये ऊपर का जो क्रस्ट होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, जैसे ये क्रस्ट फॉर्म होगी ना, उस क्रस्ट के नीचे ये जो हॉट लावा या फिर मैग्मा है ना, वो बहुत सी चीजों को गर्म करता जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से वो ऊपर का क्रस्ट के ऊपर का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो कभी कभी अगर अंदर बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल या फिर ऐसे कोई कंपाउंड्स है जो कि गैसेस के फॉर्म में, तो ये ऊपर के क्रस्ट को भी ऐसे धकेलेंगे बाजू में, और वही ये सब फोर्सेस मिला के अर्थ में शुरुआत में बहुत ही ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी दिख रही थी शुरुआत की, ठीक है। शुरुआत में ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी क्यों? आप बोलो, जब आपके दूध के कप के ऊपर मलाई का लेयर फॉर्म होता है, वो शुरुआत में ज्यादा थिक होता है या बाद में? ऑब्वियसली बाद में ज्यादा थिक होता है, शुरुआत में कम थिक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अर्थ का शुरुआत का क्रस्ट बहुत ही थिन होगा, बहुत ही थिन होगा तो इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा तो वोल्केनो ज्यादा आएंगे। तो हाई वोल्केनिक एक्टिविटी था अर्थ के पहले वाले क्रस्ट में, शुरुआत के क्रस्ट में, तो वो इतना ज्यादा था कि जब भी वो वोल्केनिक इरप्शन होता था ना, तो वोल्केनिक इरप्शंस जो होते थे तो वो इतना ऊपर ऐश को और अर्थ के अंदर के कंटेंट को फेंकते थे, और जो अंदर के अर्थ के अंदर का जो ऊपर जाता है 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के भी ऊपर, तो उसमें क्या क्या होता था देखो, मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब के सब फेंके जाते थे एटमॉस्फेयर में। अब इससे हो क्या रहा है, पहले जो एटमॉस्फेयर में यहाँ कुछ भी नहीं था, अब ये जब फेंके जाएंगे ना, इनका अगर बहुत ही हेवी हो गए तो ही नीचे आएंगे। अगर ये ज्यादा हेवी नहीं है, क्योंकि बहुत से केमिकल्स तो ऊपर भी फॉर्म होंगे, क्योंकि ऊपर भी बहुत रेडिएशंस है, एनर्जी है, तो जो भी नए नए केमिकल्स अब फॉर्म हो रहे हैं ना, तब वो एटमॉस्फेयर में ही जाके सेटल हो रहे हैं, ठीक है। वो नीचे आ रहे हैं क्या? नहीं, वो वहीं पर एटमॉस्फेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अब जाके धीरे धीरे हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो फॉर्म हो रहा है, जिसमें वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीफ कंस्टिट्यूएंट्स है, और जो नाइट्रोजन माइनर कंस्टिट्यूएंट की तरह भी होगा, ठीक है। धीरे धीरे नाइट्रोजन भी आएगा ज्यादा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वाटर है, ये रिएक्ट करेगा कब? क्लोरोफिल पर। ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ये होने के लिए अभी हमारे पास प्लांट्स है क्या? नहीं। तो क्या होगा, शुरुआत में क्या होने वाला है, ये जो अलग अलग केमिकल के मॉलिक्यूल्स है ना, ये अलग अलग केमिकल के मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होके सेल फॉर्म करने, क्योंकि इसके अगला जो हमारा स्लाइड है वो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल है, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहला सेल फॉर्म होगा, ठीक है। पर अभी तो याद रखो कि एक बार वो पहला सेल फॉर्म हो गया तो उनसे जो भी गैसेस बनेंगे ना, O2 CO2, तो वो उन O2 से
O3 बनेगा, ओजोन बनेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन वगैरह बनेगा, यहाँ पर जो प्लांट से फोटोसिंथेसिस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, O2 होगा, वो O2 ऊपर ऊपर जाएगा, वहाँ पर रिएक्ट होगा, ओजोन फॉर्म करेगा, और फिर अर्थ के सराउंडिंग में क्या फॉर्म होगा, ओजोन का लेयर। जब ओजोन का लेयर फॉर्म होगा तब और भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस कम अर्थ पे आएंगे, तब जो प्लांट्स थे या फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे उनका नंबर और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब पूरा अर्थ हमारा कैसे दिखेगा, हरा भरा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट मिसिंग हो गया है कि आपको कैसे पहला सेल जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, वो हमने नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन देखना था, तो मैंने सिर्फ वो बताया कि शुरुआत में यह ऐसा एटमॉस्फेयर बना, बाद में जो भी ऑर्गेनिजम्स नीचे फॉर्म हुए उन्होंने O2 या फिर O3 भी रिलीज किया, जिससे O3 फॉर्म हो गया, ओजोन फॉर्म हो गया। तो वो ओजोन जो फॉर्म के ऊपर था उसने और भी नीचे आने वाली यूवी रेडिएशंस को कम किया, और जिसकी वजह से लाइफ और भी बढ़ी। तो ये था पूरा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अगले पॉइंट में हम क्या देखने वाले कि ये पहली सेल कैसे फॉर्म होगी, हाउ द फर्स्ट सेल हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, पहले सेल फॉर्मेशन का लॉजिक देखो कैसा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सब चीजें आ गई थी, वो N2 होगा, NH3 मतलब अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2, और साथ ही साथ इनके क्लाउड्स के बीच में जो टकराव होता था उसकी वजह से लाइटनिंग भी प्रोड्यूस थी ही वहां पर। तो ये सब जब एटमॉस्फेयर में था ना, तो तब ये एनर्जी की वजह से एक दूसरे से रिएक्ट होने लगे, और रिएक्ट होने के बाद इन्होंने अलग अलग केमिकल के मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए, जैसे कि अमीनो एसिड फॉर्म किए, अमाइंस फॉर्म किए, हाइड्रोक्सिलेटेड मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए, लिपिड्स फॉर्म किए, फैट्स फॉर्म किए, और वो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होकर उनमें से बहुत से कहाँ आ गए, नीचे। नीचे क्या था, ओशन, पानी। फिर ये कैसे बोलते हैं हम कि ये ऐसा ऐसा ही हुआ होगा, तो मिलर उरे नाम के जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन सब गैसेस को उन्होंने इस चैम्बर में छोड़ दिया, साथ ही साथ वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क भी छोड़ दिया। उन्होंने कुछ टाइम के लिए उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क होने दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑल दोज गैसेस। फिर यहाँ से जो भी आया था उसको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, फिर 10-15 दिन के बाद उसको ऑब्जर्व हुआ कि इस सॉल्यूशन में ये सारे केमिकल्स पाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि शायद अर्थ का शुरुआत का एटमॉस्फेयर जो ऐसा ही था ना, इसी में से फॉर्मेशंस का स्टार्ट हुआ हमारे, किसका, अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स का। और इन अलग अलग मॉलिक्यूल्स से कैसे पहली सेल फॉर्म होती है वो हमें आगे देखना है। आपको अभी ये तो समझ में आ गया होगा ना कैसे सेल फॉर्म होती है। पहले ये अलग अलग केमिकल्स थे, लाइटनिंग से रिएक्ट किए, जैसे केमिकल फॉर्म हुए नीचे गिर गए, नीचे पानी में आ गया। अब देखो पानी में आने के बाद कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, पानी में जैसे ये केमिकल नीचे आएंगे ना, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होगा लिपिड के मॉलिक्यूल का। लिपिड का मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, देखो ये होता है लिपिड का मॉलिक्यूल। ये लिपिड का मॉलिक्यूल की एक खासियत होती है, इसका सिर जो होता है ना उसको पानी पसंद होता है, और इसके जो पैर होते हैं उसको पानी पसंद नहीं होता। तो इसके हेड को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और टेल को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक है, जिसको पानी पसंद है, उसको लिपिड पसंद नहीं होता, मतलब वो क्या हो जाता है, फोबिक मतलब उसको पसंद नहीं है, उसको उससे डर है। फिलिक मतलब वो पसंद है, ही लव्स वाटर। ठीक है, तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसको हम लिपोफोबिक भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसको लिपोफिलिक भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ये मॉलिक्यूल्स थे। तो पानी में आने के बाद यहाँ पर तो उनको नहीं जमा, वो बोला हमें पानी नहीं चाहिए, तो पानी नहीं चाहिए, तो वो ऐसे ओरिएंट हो गए, उनके सिर्फ हेड गए पानी के, और उनके जो टेल थे ऐसे ऊपर चले गए, पैर ऊपर। क्यों गए ऊपर, नीचे नहीं आ सकते थे क्योंकि नीचे पानी है, और टेल को पानी पसंद है क्या, नहीं। टेल आर हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक, तो लिपिड नहीं था तो वो हवा की तरफ गए क्योंकि वहां पर कुछ पानी तो नहीं है ना। पर ये जो ओरिएंटेशन उनका हुआ ना, अभी इस ओरिएंटेशन से क्या हमें सेल फॉर्म होने वाली है क्या, नहीं। तो क्या हुआ, बाय चांस ही हुआ ये फॉर्मेशन, या किसी ने किया है क्या, नहीं, बाय चांस क्या हुआ। पर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना लिपिड्स के, वो अचानक कभी ऐसे अरेंज हो गए। ऐसे मतलब क्या, डबल लेयर में अरेंज हो गए। डबल लेयर में मतलब कैसा, देखो यहां से इसका हेड इसका टेल, यहां से इसका हेड इसका टेल, ये टेल एक दूसरे के पास आ गए। जैसे ही टेल एक दूसरे के पास आ गए ना, तो अंदर का जो हेड था ना वो वाटर के कांटेक्ट में आ सकता था, क्योंकि ये हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, उसको पानी पसंद है। यहां पर भी हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक, उसको भी पानी पसंद है। तो अब जाके फिर ये ऐसा एक वेसिकल फॉर्म होने लगा बाय चांस। तो ये वाले वेसिकल ना फिर स्टेबल होने लगे।
अभी अगर हमने सिंगल वाले सेल वेसिकल फॉर्म किया ना ऐसे, जिसमें सिर्फ बाहर से ही हाइड्रोफिलिक हेड है और अंदर से हाइड्रोफोबिक टेल, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उस वेसिकल में जिसके अंदर 2 लेयर नहीं है लिपिड्स के, वो उसके अंदर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर पानी गया तो अंदर क्या है, सिर्फ हाइड्रोफोबिक टेल, जिन टेल्स को क्या नहीं पसंद है, पानी। तो ये जो वेसिकल है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ऐसा वेसिकल फॉर्म होने के बाद ही स्टेबल सेल फॉर्मेशन की तरफ नेक्स्ट स्टेप लिया हमने, ठीक है। तो ऐसा जो वेसिकल फॉर्म हुआ जिसको हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे आगे चल के, इसी को हम प्लाज्मा लेमा बोलेंगे आगे चल के, इसी को हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो ये जब ऐसा फॉर्म हुआ ना, तो ये फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट वेसिकल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और यही अभी एक सिर्फ लास्ट स्टेप बच गई हमारा पहला सेल प्रोटोसेल फॉर्म करने की। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बाय चांस कभी कभी ये जो हमने फॉर्म किए थे अमीनो एसिड, अमाइंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स, उनमें से कोई एक आरएनए इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ये जो देखो लिपिड बाइलेयर में जैसे उसमें कोई आरएनए इंक्लूड हो गया, तब उस सेल को बोलेंगे पहली प्रोटोसेल। उसमें जब आरएनए की तरह और कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, आरएनए या फिर डीएनए या फिर और राइबोसोम की तरह दूसरे प्रोटीन वगैरह आ जाएंगे, तब उसको बोला जाएगा पहली सेल। पहली सेल प्रोकैरियोटिक होगी, क्योंकि शुरुआत में ही न्यूक्लियस के जैसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। पहले प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म होगी, बाद में फॉर्म होगी यूकैरियोटिक सेल। लगभग 120 करोड़ साल पहले प्रोकैरियोटिक सेल, 120 करोड़ साल पहले, 80 करोड़ साल पहले शायद पहली यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। डेट्स हम देखेंगे बाद में। ये आपको समझ में आ गया अभी पहला सेल का कैसा फॉर्मेशन हुआ। तो शुरुआत में एटमॉस्फेयर में वैसे मॉलिक्यूल्स थे, वो रिएक्ट हो गए, नीचे आ गए लिपिड्स जब नीचे आ गए तब उन्होंने सिंगल लेयर ऐसा फॉर्म ही कर सकते, क्योंकि ये टेल नीचे नहीं आ सकता था। फिर बाय चांस क्या उन्होंने 2 लेयर में अरेंजमेंट किया, खुद ने 2 लेयर में अरेंज किया, तो अब ये वेसिकल स्टेबल हुआ। इसमें जैसे ही आरएनए बाय चांस इंक्लूड हो जाएगा तो वो फंक्शन करने लगेगा एक प्रोटोसेल की तरह। प्रोटोसेल में फिर धीरे धीरे और भी कंपोनेंट आ गए, तब बनेगा पहला प्रोकैरियोटिक सेल। दैट वाज द स्टेप, these were the steps involved in the formation of first cell, ठीक है। एक बार फिर प्रोकैरियोटिक सेल फॉर्म हो गया तो उसका फिर यूकैरियोटिक सेल बन जाएगा। लास्ट का इस इमेज में वही दिखाया है, पहला अर्ली सेल था, फिर ये अनस्टेबल सिंगल लेयर वाला, फिर जैसे ही डबल लेयर फॉर्म होंगे वो स्टेबल होंगे, फिर वो पहला नॉर्मल वाले वेसिकल्स होंगे, उनमें बहुत से साल चले जाएंगे, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। बाद में उसमें जैसे आरएनए इंक्लूड हो जाएगा वो बनेगा प्रोटोसेल, उसमें और कंपाउंड आ गए तो वो बनेगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर था, जहां पर मुझे सिर्फ आपको समझाना था कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स मतलब हमारा प्लैनेट और सेल कैसे हुआ। अभी एक एक करके हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद मैं सीधा स्टैंडर्ड 4th का और स्टैंडर्ड 7th के लेक्चर्स एट द सेम टाइम लूंगा। जैसे कि आज के लेक्चर में हमने कुछ विजुअल इलस्ट्रेशंस देखे हैं, कुछ प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स देखे हैं, वैसे ही और भी बाकी के लेक्चर्स में देखेंगे और हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से सीखेंगे। मुझे उन बच्चों तक पहुंचना है जिन बच्चों को ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, उनको ये लेक्चर सीरीज फ्रीली इसीलिए अवेलेबल करनी है ताकि साइंस की उनकी समझ बढ़े, जो कि उनके टेक्स्ट बुक के अंदर का साइंस है। ये लेक्चर सीरीज को और भी लोगों तक पहुंचाऊं, जिसको भी खुद के अंदर का साइंटिफिक टेम्पर जगाना है, उनके लिए ये साइवोल्यूशन लेक्चर सीरीज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।